नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर योगेश शर्मा पॉलिटी प्लैनेट के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मार्च 2020 में एक बड़ी खबर थी जिसने हम सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था और बहुत सारे समाचार पत्रों में कई दिन तक इस पर चर्चाएं चलती रहीं, बहुत पक्ष विपक्ष में बातें होती रहीं। मुद्दा था भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई श्री रंजन गोगोई को राष्ट्रपति महोदय द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत करने का। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति को शक्ति है कि संविधान के प्रावधान या अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों को, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उनको वो मनोनीत करते हैं। और राष्ट्रपति चूँकि मनोनयन की इस शक्ति का उपयोग केंद्र सरकार की सलाह पर करते हैं और सीजेआई नवंबर 2019 में सेवानिवृत्त हुए थे और उनका जो कार्यकाल था उस कार्यकाल में बहुत सारे मामले उनकी बेंचेस में आए थे जिसमें उन्होंने डिसीजन सुनाए थे और बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसको लेकर कुछ राय लोगों की ये थी कि सीजेआई को दिया गया इस प्रकार का जो पद है राज्यसभा के लिए मनोनयन, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर नज़ीर पेश नहीं करता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा था, चूँकि संवैधानिक मुद्दा है और राजनीतिक पक्ष भी इसका है, इसलिए हम आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहली बात जो मैं इसमें करना चाह रहा हूँ वो ये कि डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसे शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। और ये वो सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जो डेमोक्रेसी और दूसरी व्यवस्थाओं, स्पेशली डिक्टेटरशिप या मोनार्की की जो व्यवस्था है उनके बीच में डिफरेंस करते हैं। उसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन है, शक्तियों का पृथक्करण जो सिद्धांत है, वो ऐसा एक सिद्धांत है जो लोकतंत्र में और अधिनायक तंत्र में या लोकतंत्र में और राजतंत्र में विभेद करता है। ये सिद्धांत अगर बहुत ज़्यादा इसकी हम थ्योरेटिकल बात ना भी करें तो भी एक बहुत सामान्य समझ इसके बारे में कहती है कि शासन से संबंधित जो भी व्यवस्था है, जो भी उसके निकाय हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी अंग हैं, बेसिकली 3 बड़े अंग उसके, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, वो तीनों एक दूसरे से पृथक हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तीनों का अपना अपना एक सुनिश्चित कार्य क्षेत्र है, तीनों की अपनी एक सुनिश्चित संरचना है जो संविधान प्रदत्त है, तीनों की अपनी कार्यशैली है, अपनी एक कार्य संस्कृति है और इसलिए पृथक पृथक रहते हुए वे एक संविधान के भीतर कार्य करें, एक दूसरे के क्षेत्र में ना तो हस्तक्षेप करें, ना किसी प्रकार का अतिक्रमण करें, ना किसी प्रकार का अनावश्यक नियंत्रण करने का वो प्रयास करें। और मूल मुद्दा होना चाहिए संविधान और राज्य व्यवस्था के संचालन का। जब संसदीय लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं तो ये देखने में आता है कि शासन के जो 2 अंग हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इनमें सेपरेशन ऑफ पावर एज इट इज़ लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ जो कार्यपालिका है उसका गठन व्यवस्थापिका में से ही होता है। सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो सरकार का गठन संसद में से होता है। संसद में जो बहुमत दल का नेता है या बहुमत दल जो है वो सरकार का अपना गठन करता है, प्रधानमंत्री के रूप में वो पदभार ग्रहण करते हैं, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद बनती है, वो सारे लोग जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं वो संसद के सदस्य हैं। तो कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से होता है और कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका नियंत्रण करती है। बहुत सारे प्रक्रिया के जो नियम हैं उनके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं, संकल्प हैं जिनके माध्यम से नियंत्रण होता है। और ये देखने में आता है कि संसद का जो कानून निर्माण का कार्य है, उस कानून निर्माण के कार्य को सरकार के द्वारा गाइड किया जाता है, सरकार के द्वारा मार्ग निर्देशित किया जाता है। इसलिए संसद ये जो प्रजातंत्र है जो कि हमारे देश में मौजूद है, उसमें ये माना जाता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो अक्षरशः लागू नहीं किया जा सकता। वहाँ दोनों अंग एक दूसरे से आच्छादन की, ओवरलैपिंग की मुद्रा में रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके न्यायपालिका के संदर्भ में ये सर्वमान्य तरीके से माना गया है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत इस बात की गारंटी दी गई है, इस व्यवस्था को लागू करने का पूरा प्रयास किया गया है कि न्यायपालिका इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करे। और आज जो बात हुई है उसके संदर्भ में सबसे पहला प्रसंग यही उत्पन्न हुआ है कि सीजेआई का इस प्रकार से, जो सेवानिवृत्त सीजेआई हैं, उनको राज्यसभा के लिए इस प्रकार से जो मनोनयन किया गया है, तो क्या उससे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के कमज़ोर होने के संदर्भ में देखा जा सकता है क्या? मैं थोड़ा सा इसमें ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि
इस प्रकार से राज्यसभा का मेंबर बनाया जाना या किसी ट्रिब्यूनल में न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट करना या यहाँ तक कि गवर्नर के पद पर न्यायाधीश को अपॉइंट करना, ये भारत में पिछले 70 वर्षों में ऐसे बहुत सारे दृष्टांत देखे गए हैं जब इस प्रकार के कार्य हुए हैं। हालांकि सबसे पहले अगर इसमें हम संवैधानिक संदर्भ भी देखें तो संविधान का अनुच्छेद 124 ये व्यवस्था करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो भारत राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन, जिसे प्लीड हम लोग कहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। साधारण शब्दों में से कहते हैं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उनको वकालत करने का निषेध किया गया है। इसका मतलब ये निकलता है कि न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि कोई और पद धारण करते हैं तो उसको लेकर किसी प्रकार का प्रतिबंध कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं रखा गया है। और पहले भी ऐसा हुआ है कि जब कुछ पद दिए गए हैं, मैं जैसा कि अभी बता रहा था कि हमारे CJI पहले जो रहे श्री रंगनाथ मिश्र जी, तो उनको NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि NHRC का जो एक्ट है उसमें ही ये प्रावधान रखा गया है कि उसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त CJI होंगे। और बाद में फिर रंगनाथ मिश्र राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इसी तरह P सदाशिवम भी सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्यपाल बनाए गए थे। M हिदायतुल्लाह का नाम हम लोग जानते हैं, CJI से सेवानिवृत्त होने के बाद वो उपराष्ट्रपति बने। हाई कोर्ट्स में भी ऐसे कई मामले आते रहे हैं जिनमें न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई और पद उनको दिया जाता रहा, लेकिन उसके बावजूद श्री रंजन गोगोई के मामले में काफ़ी अधिक हल्ला हुआ। विपक्षी दलों में कुछ ने शपथ ग्रहण के समारोह में स्लोगन, नारे भी लगाए और उसका बहिष्कार भी उनके द्वारा किया गया। अखबारों में भी काफ़ी अधिक चर्चाएं हुई। तो ये थोड़ा सा देखने की बात है कि नवंबर 2019 में जब गोगोई जी सेवानिवृत्त हुए थे और 4 माह के भीतर उनको मनोनीत कर दिया गया, और जिस समय उन्होंने काम किया था CJI के रूप में, आपको थोड़ा सा ध्यान में और इसमें पुराना अगर दिलाऊं तो 2018 में जो भारत में 4 सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ बिल्कुल सही नहीं चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कुछ ऐसी खामियां, कुछ ऐसी कमियां दिखाई दे रही हैं जिनकी ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। और उस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी 4 न्यायाधीशों के द्वारा, उसमें रंजन गोगोई भी एक न्यायाधीश के रूप में वहाँ पर उस समय उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। न्यायपालिका की निष्पक्षता, स्वतंत्रता को लेकर कई बार उन्होंने अपने वक्तव्य में बातें भी की हैं। हालांकि जिस समय वो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय कई सारे ऐसे मामले आए थे, जिसमें अयोध्या का मामला था, राफेल विमान पर जो डिसीजन आया वो एक मुद्दा था, कश्मीर में अनुच्छेद 370 का जो प्रसंग था, वहाँ ह्यूमन राइट्स के जो मामले थे, एक होमोसेक्सुअलिटी का जो विषय रहा, समलैंगिकता का, सबरीमाला में जो महिलाओं के प्रवेश से रिलेटेड जो विषय थे उन पर निर्णय दिए गए थे। तो एक सामान्य विवेचन है कि ऐसा कुछ घटित हुआ, परंतु बात यहाँ चूँकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है और मैंने ये अपने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें ये बात कही भी है कि प्रशासन की तैयारी जो अभ्यर्थी कर रहे हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी को राजनीतिक रूप से तटस्थ या निष्पक्ष होना चाहिए, और जब भी किसी प्रश्न का वो जवाब दें जो कि संवैधानिक आयाम या कानूनी या न्यायिक आयाम लिए हुए, तो उसका संवैधानिक संदर्भ देते हुए एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करें, अपना एक स्टैंड, अपना एक निर्णय वो जरूर लें, लेकिन एक संयम की भाषा में उसमें बात करें। तो ये मेरा कहने का मंतव्य इस बात से है कि ऐसे विषय पर, चूंकि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में बातें जिस पर मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, तो हम पहले उसको सुने, उसको समझें और उसके बाद अपनी ओपिनियन हम बनाने का प्रयास करें। तो एग्ज़ाम के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो इस मनोनयन के पक्ष विपक्ष दोनों में तर्क दिए जाते हैं, और इसको लेकर अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो बात इसमें आती है, विपक्ष में यदि मैं बात करूं कि इस तरह से राज्यसभा के लिए मनोनयन नहीं किया जाना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से, तो विपक्ष में अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि शक्ति पृथक्करण का जो बेसिक प्रिंसिपल है, और खुद न्यायपालिका ने इस सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्रिन को भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग घोषित किया है। अभी कुछ अरसा पहले जो
कॉलेजियम वर्सेस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का एक संदर्भ आया था, 99वें संविधान संशोधन और एनजेएसी का एक सेटअप जो किया गया था, तो उस संशोधन को भी और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को भी परीक्षण करके उसे अवैध घोषित करने की जो कवायद माननीय न्यायपालिका ने की थी, तो उस समय भी शक्ति पृथक्करण के और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था, उसका हवाला दिया गया था। तो ये बात तो जाहिर है कि शक्ति पृथक्करण भारतीय संविधान की एक बेसिक विशेषता है, और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा कोई भी कार्य सरकार के किसी निकाय या अंग द्वारा नहीं किया जाए, ना किया जाना चाहिए, जिससे किसी दूसरे अंग की स्वतंत्रता या उसकी स्वायत्तता विपरीत रूप से प्रभावित होती हुई दिखाई देती हो। तो शक्ति पृथक्करण की यदि हम बात करें तो उस लिहाज से तो न्यायपालिका जो एक न्यायिक कार्यों से, कानूनों की व्याख्या के कार्य से, कानूनों के परीक्षण के कार्य से और सरकारों पर नियंत्रण के कार्य, इस कार्य में वो संबंधित रहती है। और सीजीआई अपने एक कार्यकाल के दौरान ऐसे विभिन्न प्रकार के मसले, विभिन्न प्रकार के विषय सुनते हैं और उस पर निर्णय करते हैं जिनका संबंध सीधे सीधे सरकार या सरकार के निकायों से हुआ करता है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि न्यायिक प्रकृति के जो व्यक्ति हैं वो सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उनका सरोकार सक्रिय रूप से, राजनीतिक रूप से व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के साथ नहीं होना चाहिए। इससे जहां सेपरेशन ऑफ पावर सुरक्षित रहेगा, वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसकी जो निष्पक्षता है, उसकी पारदर्शिता है, उसके प्रति जो एक बहुत बड़ा एक दायित्व है संवैधानिक और एक आस्था है, वो बनी रहेगी। एक तर्क इसमें थोड़ा सा अगर हम और भी ऑथेंटिक बात करें तो 1958 में लॉ कमीशन की 14th रिपोर्ट आई थी, मैं उसका संदर्भ यहाँ पर दूंगा। उसमें भी ये बात कही थी, हालांकि बात बहुत पुरानी हो चुकी है। उस समय लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी, उस समय का राजनीतिक जो परिदृश्य था वो बिल्कुल अलग प्रकार का था, लेकिन उस समय ये कहा गया था उस रिपोर्ट में कि इस प्रकार की परंपरा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इस प्रकार से कोई पद वगैरह यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात दिया जाता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में मामले ऐसे आते हैं जिनमें सरकार हमेशा एक पक्षकार हो सकती है, और इसलिए भविष्य में सरकार से मिलने वाले किसी संभावित लाभ को लेकर न्यायाधीशों का यदि उस मामले में वर्तमान दृष्टिकोण और निर्णय है जो वो प्रभावित हो सकता है, तो जो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर प्रभाव डालता है। और फिर बात ये भी है कि अतीत में यदि ऐसे उदाहरण जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रस्तुत किए, यदि अतीत में इस प्रकार के कार्य किए भी गए हैं, तो अतीत की परंपराओं को केवल अपवाद के रूप में माना जा सकता है, उसको नियम के रूप में या व्यवहार के रूप में स्थापित करने की चेष्टा बहुत ज़्यादा नहीं की जानी चाहिए। तो ये एक मुख्य तर्क दिया जा रहा है या दिया जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को यदि किसी प्रकार का राजनीतिक पद दिया जाता है तो उससे होने वाले जो एक नुकसान या उससे होने वाले एक संभावित दुष्परिणाम हैं, उनका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन सांसद पक्ष में भी तर्क काफ़ी अधिक दिए जा रहे हैं। खुद रंजन गोगोई जी ने ये बात कही कि एक बिंदु ऐसा हो सकता है जहाँ पर ये दो मुख्य संस्थाएं, एक विधायिका और एक न्यायपालिका, यदि उस बिंदु पर मिलकर काम करती हैं तो नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत बेहतर बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, यदि संवैधानिक परिप्रेक्ष्य पर हम इस बात को कसें तो संविधान चूंकि इस बात का कोई निषेध नहीं करता है कि न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात इस प्रकार का पद ग्रहण करें या ना करें, उस पर कोई निषेध संविधान के द्वारा नहीं किया, केवल वकालत का निषेध उसमें किया गया है। और फिर एक तर्क ये भी दिया जाता है कि चूंकि व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य कानून निर्माण करना है, उसमें यदि न्यायिक प्रकृति के जानकार व्यक्ति आएंगे तो बहुत अच्छे और प्रभावी कानून बन सकेंगे। न्याय की कानून की जो बारीकियां हैं वो न्यायाधीशों या संविधान विशेषज्ञों को बहुत ज़्यादा मालूम है, जिसका फ़ायदा विधायिका में हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो सांसद हैं, उनको भी उस प्रकृति का, उस विशेषज्ञता का लाभ मिल सकेगा। न्यायालयों के दृष्टिकोण को संसद में रखा जा सकेगा। संसद के विमर्श उन्नत कोटि के होंगे, क्योंकि एक कानून का जानकार व्यक्ति और एक सीजीआई स्तर के जो व्यक्ति हैं, सीजीआई जो रहे हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे नियमों की, कानूनों की व्याख्या की हैं, नज़ीर कई बार उन्होंने पेश की होंगी, तो वो यदि विमर्श में भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से वो जो संसदीय बहस है वो उन्नत कोटि की होगी, राजनीतिक स्वच्छता की दिशा में से प्रयास होगा। राज्यपाल के पद को लेकर भी जब बात होती है कि न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो वहाँ भी
ये एक संदर्भ आता है कि इस पे भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी आयोग ने जो अपनी सिफारिशें दी थी बहुत सारी, उसमें एक बड़ी सिफारिश ये थी कि राज्यपाल के पद पर गैर राजनीतिक प्रकृति के या राजनीति से पिछले कुछ वर्षों में जो बहुत सक्रिय ना हों उन व्यक्तियों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। और ये बिल्कुल आप सब जानते हैं कि न्यायाधीश से बढ़कर गैर राजनीतिक प्रकृति का व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल है। न्यायाधीश निश्चित रूप से गैर राजनीतिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। और फिर राज्यसभा का यदि हम संदर्भ लें तो राज्यसभा की जो परिकल्पना है, राज्यसभा का जो संदर्भ रखा गया वो एक विशेषज्ञों के सदन के रूप में रखा गया है। और ऐसे में न्याय के जो विशेषज्ञ के रूप में सीजेआई को यदि वहाँ मनोनीत किया जाता है तो ये राज्यसभा के संदर्भ में भी उचित है। तो मैं इस विवेचन के साथ ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों कि जो एक घटनाक्रम घटित हुआ मार्च में और उस पर काफ़ी अधिक चर्चाएं हुई, हालांकि कोरोना और लॉकडाउन के कारण वो कुछ चर्चाएं जो उस समय बड़ी महत्वपूर्ण थी वो पृष्ठ में चली गई, लेकिन एक प्रसंग उपस्थित हुआ है। ऐसे प्रसंग पहले उपस्थित हुए हैं, मैंने बहुत थोड़े से 2-3 उदाहरण उस समय के भी दिए हैं, और अभी आपके इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में ये उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण है, चूँकि ये हुआ है, अभी प्रोसेस चल रही है। इस पर विचार विमर्श की, चर्चाओं की कि भाई उचित है या अनुचित है। एक तर्क इसमें ये भी दिया जाता है कि जो मनोनीत सदस्य है उसका किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए जो एंटी डिफेक्शन का लॉ है उसमें उस मनोनीत सदस्य के संदर्भ में प्रावधान किया गया है कि मनोनीत सदस्य पर वो सामान्य स्थिति में लागू नहीं हो रहा है, और यदि मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 माह पश्चात किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन कर लेता है तो भी वह एंटी डिफेक्शन लॉ से बाहर होगा। यानी 6 माह के भीतर यदि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाता है मनोनीत सदस्य, तो फिर एंटी डिफेक्शन का लॉ उस पर लागू हो सकेगा। तो मनोनीत सदस्य या सीजेआई का जो मनोनयन है उसको लेकर दोनों पक्ष अपनी अहमियत रखते हैं। यदि आप सोचते हैं कि इस प्रकार की जो परिपाटी भले वो पहले भी अपनाई जाती रही है और अब भी अपनाई जा रही है, और उसमें आप यदि ये देखते हैं कि जिन न्यायाधीश का मनोनयन हुआ है उनके मुख्य न्यायाधीश रहते समय कुछ ऐसे मामले आए थे जिनमें सरकार एक मुख्य पक्षकार के रूप में थी, और उन निर्णयों से एक विशेष प्रकार की स्थिति क्रिएट हुई है। मैंने वो कुछ मामले बताए हैं आपको। तो क्या इस प्रकार से एक न्यायाधीश जिनका अभी हालिया संपर्क सरकार से या सत्तारूढ़ दल से उन मामलों के कारण न्यायालय के माध्यम से बहुत प्रभावी रूप से रहा हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद 4 महीने के भीतर इस प्रकार से राज्यसभा में मनोनीत कर देना उचित नहीं होगा। इसके लिए एक सुझाव और यहाँ दिया जाता है। कूलिंग ऑफ पीरियड की एक अवधारणा काफ़ी समय से ये सुनी जाती रही है, इन दिनों फिर चर्चित हुई है। कूलिंग ऑफ पीरियड की अवधारणा कहती है कि जब कोई न्यायाधीश या न्यायिक प्रकृति के व्यक्ति अपने पद से सेवानिवृत्त होते हैं और उनको इस प्रकार का कोई संवैधानिक राजनीतिक पद यदि दिया जाना है तो उसके लिए एटलीस्ट 2 साल 3 साल या कुछ अधिक समय की अवधि तक वो पद नहीं दिया जाए, ताकि उनके द्वारा जो निर्णय किए गए हैं उस निर्णय के जो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उसका तात्कालिक प्रभाव उत्पन्न ना हो, या 2-3 साल की जो अवधि है कूलिंग ऑफ पीरियड उसमें देखा जा सके कि वो जो न्यायिक प्रकृति के व्यक्ति हैं उनका राजनीतिक सामाजिक रुझान, उनकी विचारधारा किस प्रकार की है। तो एक तटस्थ प्रकार का दृष्टिकोण इससे निर्मित हो सकेगा। किसी प्रकार की जो बायस्ड स्थिति है, किसी प्रकार की जो पक्षपात की, दोषारोपण की जो स्थिति है वो उत्पन्न नहीं होगी। एक सुझाव इसमें ये भी दिया जा सकता है कि ये सुझाव पहले आते भी रहे हैं, इसलिए मैं इन पर बात कर रहा हूँ कि एक पैनल इसमें बनाए जा सकते हैं कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनके पैनल इसमें बनाए जाएं, और जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी सीनियरिटी के आधार पर उनमें जो भी इच्छा रखते हैं किसी संवैधानिक या राजनीतिक पद को पाने की, तो एक सीनियरिटी लिस्ट उनकी भी क्रिएट हो, ताकि जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीश वो एक निश्चित समय अवधि जब निकल जाए उसके पश्चात वो इस प्रकार के संवैधानिक राजनीतिक पद पाने के योग्य हों, उनको ये पद दिया जा सके। और इसके लिए जो चयन करे वो केवल उसमें सत्तारूढ़ दल की ही भागीदारी ना हो, इसके लिए एक संसदीय समिति को ये कार्य सौंपा जा सकता है जो ऐसे नाम की सिफारिश करे, और उस समिति में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के व्यक्ति होने चाहिए। क्योंकि ये हम जरूर कह सकते हैं कि चाहे पक्ष या विपक्ष में कितने कारण हम गिनाएं, बात मूल ये है कि न्यायपालिका जिसे संविधान के अभिरक्षक का नाम दिया गया है, मैंने महावीर त्यागी का स्टेटमेंट भी दिया था, क्योंकि जब भी न्यायपालिका की बात होती है और संविधान सभा की डिबेट्स को मैं पढ़ता हूँ तो महावीर त्यागी का स्टेटमेंट बार बार कानों में गूंजता है कि द सीट ऑफ जज इज़ द सीट ऑफ गॉड,
न्याय की पीठ परमेश्वर की पीठ है। ये एक पिछले 70 वर्षों में न्यायपालिका ने निश्चित रूप से भारत की संसदीय व्यवस्था को परिपक्व बनाने में, संवैधानिक लोकतंत्र को संरक्षित रखने में गजब का काम किया है। और 1980 के दशक से तो न्यायपालिका ने जब विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया को बड़ा महत्व दिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को बड़ा महत्व दिया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को महत्व दिया है, जुडिशियल एक्टिविज्म को महत्व दिया है, और एक लोक कल्याणकारी राज्य और सामाजिक न्याय की दिशा में ज़बरदस्त भूमिका जब न्यायपालिका ने निभाई है, तो ये एक जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई भी प्रयास जो न्यायपालिका की उस इमेज जो न्यायपालिका ने स्वयं निर्मित की है, संवैधानिक मर्यादाओं, संवैधानिक दायरों के भीतर रहते हुए, तो ऐसा कोई भी कृत्य न्यायपालिका के संदर्भ में यदि उपस्थित होता है जिससे कहीं न्यायपालिका की आलोचना या न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर यदि आँच आती है, तो उस चीज़ को दूर किए जाने के प्रयास होने चाहिए। तो मेरा ये आग्रह है इस विवेचन के साथ कि न्यायपालिका को लेकर यदि सीजीआई को लेकर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सर्वप्रथम ये उसमें बताएं कि संवैधानिक रूप से कोई रुकावट नहीं है न्यायाधीशों को इस प्रकार से अपॉइंट करने में। पहले भी इस प्रकार के कुछ प्रसंग उपस्थित होते रहे हैं, आप चाहें तो ये 2-3 नाम ले सकते हैं, ना भी लें तो ये कहना भी पर्याप्त रहता है। लेकिन साथ ही आप जो मैंने कुछ और बातें कही हैं उसमें कि इस तरह से यदि अपॉइंटमेंट होता है तो उसके क्या पक्ष और क्या विपक्ष हो सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं और एक बड़ा संतुलित सा जवाब देने का यहाँ पर प्रयत्न करें। और मुझे लगता है कि आरपीएससी इस प्रकार के संतुलन की ही अपेक्षा, एक संतुलित उत्तर की ही अपेक्षा अभ्यर्थियों से करती है। तो ये इस प्रकार का एक मैंने लेक्चर इसमें देने का प्रयास किया है। आप लोगों से आग्रह है कि जब भी मैं ये लेक्चर अपलोड करता हूँ तो आप लोग इसको ध्यान से पूरी तरह सुना करें, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको नोट करें, उनके संदर्भ में अपने साथियों से भी चर्चा करें, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं उसमें यदि और कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता हो। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूं, तो वहां भी आप मुझसे इसमें संपर्क कर सकते हैं और इसके आधार पर आप थोड़ा सा अपनी तैयारी में और भी सहायता ले सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैं प्रयास करूंगा कि एक नए लेक्चर को अपलोड करूं और आप लोगों से फिर से मिलता हूं। और आप लोग आत्मविश्वास रखें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार।